क्या हुआ भाई? आगे बैठो यार, क्या इतना स्पेस है, आगे बैठो। चलो आगे आ जाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। बैठो यार इधर, ये देखो। बैग वैग हटाओ यार, क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी किस्मत है कि 19-20 में, मतलब 11वीं 12वीं क्लास पढ़ कर रहे हो। अगर 19 से पहले आते तो जमीन पे बैठ के पढ़ना पड़ता। कहाँ पे बैठ के? जमीन पे। देखो जरा, 2019 से पहले की क्लास है, लोग खिड़की पे लटक लटक के पढ़ते थे। हमारी तो किस्मत फिर भी बहुत अच्छी है कि तुम्हें कम से कम सीट तो मिल रही है। हाँ भाई, क्या सीन है भाई? बढ़िया एकदम। एसी वेसी चलाया कि नहीं चलाया है? एसी का रिमो, एसी वाले भैया को बोलना। एसी एसी यही है क्या? हाँ भाई, तो जल्दी से होमवर्क निकाल लो फटाफट। करके तो आए हो। कितना टेम्परेचर है? 16? तभी हाल है? सारे चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं तभी हाल है। चलो ठीक है, ठीक। अभी चलाएं क्या? ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हॉट हो रखे हो यार, क्या बात है मतलब? पूरे मामले मतलब गर्मा गर्मी हो रखी है एकदम। मतलब एसी ही फेल हो गए तुम्हारे सामने मतलब। हाँ भाई। रेस निकालो फटाफट। ले आओ ले आओ, एक रेस दे दो। करके आए हो? कुछ लोग तो ऐसे होंगे, आज ही ज्वाइन किए होंगे। आ गए घर से वापस आ गए? चलो जल्दी से कवर कर लेना जो भी बैकलॉग्स हैं, ठीक है? यस। रेस 48। जिसे डाउट हो वो सिर्फ हैंड रेज करेगा। हो गया हो गया, प्लीज कोई भी मत चिल्लाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सभी से। क्वेश्चन नंबर 2, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। ओके। एक हाई वेलोसिटी मिसाइल है जो कि पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रही है। मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका जो मास है वो मान लेते हैं एम है। कितना है भाइयों? एम। ठीक है। इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है? वी। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। क्या दी हुई है? काइनेटिक एनर्जी। एकदम से सडन एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद कितने पीसेस में टूटी है? दो। दो बने हैं, और उसमें से एक के बारे में तो इनने बता दिया। एक पीस तो देखा गया, वो पीस m/2 का हो गया है। कितने का हो गया है? और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी के बारे में नहीं पता, तो मान लेते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1। इतना तो मैं कह सकता हूं कि जो दूसरा वाला ब्लॉक है ना, वो इधर कहीं जा रहा होगा। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका मोमेंटम और दूसरे वाले का मोमेंटम मिलकर के हमेशा नेट मोमेंटम किसके अलोंग रहेगा? एक्स के अलोंग। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इधर, वो इधर कहीं हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? मोमेंटम कंजर्वेशन से बोला जा सकता है कि एक और मास m/2 का, वो सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। मान लेते हैं कि वो इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मानने में क्या जा रहा है? हमें वेलोसिटीज के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है। क्या दी गई है? काइनेटिक एनर्जी। क्या एक्सप्लोजन से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी? क्या वो हमें दी गई है? कितनी दी गई है? तो हम कह सकते हैं हाफ mv² की वैल्यू कितनी है? 3 गीगा जूल। गीगा को गीगा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्सप्लोजन के बाद इसकी वेलोसिटी हमें पता है,
तो हम बोलेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई साहब, हाफ मास, मास कितना है इसका m/2 इंटू v1 स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटीज का रेशियो निकाला जा सकता है? तो जल्दी से फटाफट डिवाइड मार दो। जैसे तुम डिवाइड मारोगे तो ये हाफ हाफ और m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका v² अपॉन v1 स्क्वायर 3/4। क्या सही लिखा है क्या भाई? कैलकुलेशन चेक कर लेना। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो स्पीड है, स्पीड क्या है, स्पीड वो हो जाएगी 2/√3 ऑफ v। क्या इतना समझ में आ गया है? देख लो, आराम से देख लो। अरे क्लियर है या नहीं है? अभी भी काम नहीं बना, ना तो हमें v पता है ना v1 पता है, कुछ भी नहीं पता। एक बात बताओ, क्या टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा? अरे हाँ या ना? किसके अलोंग, x के अलोंग या y के अलोंग? x के भी अलोंग और y के अलोंग, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। अगर आप लास्ट वाली लाइन को पढ़ें तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं x के अलोंग? अरे लगा सकता हूं या नहीं? बताना, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें जनाब, तो इसका तो 0 है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला गया, इसी का आएगा। और इसका कितना आएगा, m/2 v2। मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2, तो क्या लिखोगे, v2 cos थीटा। अरे आया कि नहीं आया? जिस तरीके से मैंने मोमेंटम अभी एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व किया है, क्या मैं उसी तरीके से मोमेंटम वाई के अलोंग भी कर सकता हूं? वाई के अलोंग इनिशियल कितना था, 0, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम वाई के अलोंग सेम होना चाहिए या नहीं? तो जरा ध्यान से देखना, इसका मोमेंटम वाई के अलोंग कितना है, m/2 इंटू v1, और इसका कितना है, m/2 v2 साइन थीटा। ये है मोमेंटम कंजर्वेशन y के अलोंग, और ये है किसके अलोंग, x के अलोंग। ये 0 कर दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ से m/2 अगर कैंसिल आउट कर दूं, और यहाँ से m और m कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है v1 इक्वल्स टू v2 साइन थीटा। और इस वाली इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है v बराबर क्या है, v2/2, सॉरी v2/2 cos थीटा। खत्म हो चुका है। कैसे? दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को क्या मार दो, डिवाइड। जैसे डिवाइड मारोगे, क्या v2 से v2 कैंसिल आउट हो जाएगा? तो जरा ध्यान से देखना, यहां से वैल्यू क्या आ रही है, v1 अपॉन v बराबर 2 tan थीटा। क्या मैंने सही लिखा है क्या? मुझे लगता है v1 अपॉन v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी आई थी, 2/√3। तो उस वैल्यू को अगर हम पुट करें तो 2/√3 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। क्या सही चल रहा है क्या भाई? tan थीटा कितना आ गया, 1/√3। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी है, मतलब ये गिवन फ्रेगमेंट ऑफ द बॉम्ब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, क्योंकि अगर आपको थीटा पता चल गया तो v2 पता चल गया। क्या पता चल गया, v2 पता चल गया। v2 पता है, v1 पता है, क्या सब कुछ पता है कि नहीं पता है? डी, एनर्जी रिलीज इन द एक्सप्लोजन। एक बात बताओ, आपसे एनर्जी रिलीज पूछी जा रही है, किसमें, एक्सप्लोजन में। क्या आप फाइनल एनर्जी निकाल सकते हो? फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m/2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। यही लिखोगे या नहीं लिखोगे? हाफ मास आधा हो चुका है, एक के लिए v1 स्क्वायर और दूसरे के लिए क्या, v2 स्क्वायर। v1 और v2 की वैल्यू v के टर्म्स में रख लो। किसके टर्म्स में, v के टर्म्स में। v1 की वैल्यू कितनी दी है, 2/√3, और v2 की वैल्यू निकाल सकते हो, देख लो यहां से। अरे निकाल पाओगे कि नहीं? तो यहां से v2 की वैल्यू रख दो, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि वो एनर्जी कितनी। ये फाइनल है, लेकिन ये क्या है, फाइनल। लेकिन आपसे क्या पूछा गया उसमें, रिलीज। तो रिलीज कैसे निकालोगे, फाइनल जो भी काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल जो भी काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वही तो क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा सिस्टम में, क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या वही है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। बॉम्ब के ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो सब सिंपल सा फंडा है, जो भी एक्सप्लोजन से पहले एनर्जी थी और जो भी एक्सप्लोजन के बाद एनर्जी है, उसका डिफरेंस।
और ये तो एक्चुअली में इसकी तो पता ही है, वैसी 2 है, इसकी कितनी है 2, बस तुम्हें इसकी निकालनी है। निकाल पाओगे? लिख लो कितनी आती है 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मैन। सिंपल सी बात है, पूरे सिस्टम पे जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है? जब मैन ने जंप किया तो मैन के बॉडी के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस थे उनने क्या किया? वर्क किया। क्या आप ये बता सकते हैं फाइनल वेलोसिटी m का और 2m का कितना होगा? ऐसे क्वेश्चंस तो किए ना भाई, कि और कराने पड़ेंगे? एक बात बताओ मुझे, यहां पर जो u वेलोसिटी दी हुई है वो विद रेस्पेक्ट टू कार्ट है या ग्राउंड फ्रेम में? तो ग्राउंड फ्रेम में मान लिया ये कितनी v1 और इसकी क्या मान ली v2। तो सबसे पहले ये बताओ क्या तुम्हें v1 और v2 निकालना आता है? मुझे लगता है ऐसे सवाल 3 से 4 हम कर चुके हैं। क्या बहुत टफ है क्या? चुपचाप से क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी, क्या वैल्यू आ जाती है? एक बात बताओ, जिसको v1 पता चल गया, v2 पता चल गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? पहले तो रेस्ट पे थे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। ये जो भी काइनेटिक एनर्जी मिली है इस पूरे सिस्टम को, क्या यहां पर बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या? बाहर से किसी ने मेहनत करी है या सिस्टम की ही मेहनत काम में आई है? किसने मेहनत करी है? मैन ने। तो ये बोल सकते हैं वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मैन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया यार? नोट डाउन दिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। किसी को डाउट? हो गया पक्का? देखो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। जो भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि m1 प्लस m2 को अगर मैं अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो नीचे वाली सरफेस कैसी है? अगर बेटा नीचे वाली सरफेस स्मूथ है तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या सहमत हो? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, velocity of center of mass of a system of A and B will be constant। ऑब्वियस सी बात है, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी है t बराबर 0 पर, क्या किसी भी t समय पे वही रहेगी या नहीं रहेगी? यार ये पार्ट तो हो गया होगा ना? ये पार्ट में मैक्सिमम इलोंगेशन कब आता है? when both of them are moving together with a common velocity। क्या याद है? और ये भी याद होगा कि वो कॉमन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। नहीं आ रहा यार? क्या पूरा सिस्टम अगर मैं कंसिडर करूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पर? तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 तो क्या वीसीएम कभी चेंज होगा? नहीं। जो t बराबर 0 पर होगा, क्या किसी भी मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही रहेगी जो 0 पर है? 0 पे बताना कितनी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? बताओ कितनी है? m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0/3m। क्या मैंने सही लिखा है? पक्का? तो बताओ यहां से वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? क्या ये t बराबर 0 पर है या किसी भी समय पर है? ओके। सी पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक विल बी कांस्टेंट। एक बात बताओ, बी ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है? और ये तुम्हें पता है क्या एक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही होगी? अगर एक्स लगातार चेंज हो रहा है तो क्या स्प्रिंग फोर्स लगातार चेंज हो रहा है? अगर स्प्रिंग फोर्स लगातार चेंज हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि A1 का भी एक्सेलरेशन होगा, A2 का भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये मैंने क्या बोला, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि
ए पर भी स्प्रिंग फोर्स है, बी पर भी स्प्रिंग फोर्स है, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हम किसको देखते हैं, इंटरनल को या एक्सटर्नल को? अगर मैं ए प्लस बी को अपना सिस्टम कंसिडर कर लूं, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को चेंज, सहमत हो जनाब? और बताओ, एट्थ 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 में किसी को डाउट? ये सवाल हो जाते हैं कि टाइम लगता है? पक्का? इसमें तो वर्क डन निकालना है, तुरंत हो जाएगा। फाइनली दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वेज पे जो भी काइनेटिक एनर्जी आई है वही क्या है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ओरली हो जाने चाहिए, पेन चलाना पड़ता है क्या इसमें? 2 × 10, इनिशियल मोमेंटम 20, फाइनली दोनों साथ चल रहे हैं, टोटल मास 5, 20/5, 4, क्या 4 से ज्यादा होगा भाई? वेज की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ, 3 × 4 का स्क्वायर, अरे नहीं आया, 16, 16 8 या 24, खत्म, 24 ही आ रहा है क्या? क्या तुमने भी ऐसे ही किया था क्या? क्या तुमने पेन चलाया था क्या? पेन वैन नहीं चलाना भाई, क्या कर रहे हो यार, बेइज्जती कराओगे क्या तुम लोग? नाइन्थ के बी पार्ट में डाउट होगा, है ना? ठीक है, इसको होल्ड रखिएगा, ठीक है, अभी आगे जाकर के बताएंगे इसको, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके बाद बताएंगे इसको, ठीक है, आज की क्लास के बाद हो जाएगा ये सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? क्या बात कर रहे हो, क्या सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन है क्या? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा चैप्टर कुछ ज्यादा ही आसान है? बहुत बढ़िया। शीट ले आओ बेटा, शीट, तुम लोगों की शीट कहाँ है भाई? निकाल लो, तकलीफ ले लिया करो थोड़ी बहुत। सर हमें कैसे पता कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑफ मैन ओनली एंड नॉट ऑफ प्लैंक? प्लैंक बेटा एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से, ऑनलाइन में एक डाउट पूछा गया है कि सर आपको कैसे पता कि जो भी इंटरनल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स सिर्फ मैन का है, क्या प्लैंक के इंटरनल फोर्सेस काम नहीं कर सकते? तो एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो प्लैंक है क्या ये एक रिजिड बॉडी है? और इंटरनल फोर्सेस का जो भी वर्क होता था वो डिपेंड करता था कि उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, क्या याद है? क्या इस प्लैंक के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्या उनके बीच की दूरियां कम ज्यादा हो रही हैं क्या? प्लैंक रिजिड है, कोई भी रिजिड बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस कभी भी वर्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जल्दी बताओ? क्योंकि अगर रिजिड बोल दिया, क्या बोल दिया, रिजिड, तो इसका मतलब है कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए रिजिड बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस का वर्क हमेशा क्या होगा, 0। क्लियर है भाई? हाँ भाई इधर आ जाओ। O1 S1 भी दी थी आई थिंक, तो S1 से ही शुरू करते हैं। कहां तक हो चुका है डिस्कस? करके आए हो? एक आध बना? सारे ही बन गए क्या? तो मेरी बातों को अगर बहुत ध्यान से सुनते हो और सच में फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो लगभग 70% सवाल हो जाएंगे तुमसे, और 70 से कम हो रहे हैं इसका मतलब मेरी तरफ से तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, ये तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन तुम अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, या मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस या मेरी बताई हुई बातों को आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस या जो भी गाइडलाइंस हैं अगर आप उनको सिंसियरली फॉलो करोगे, क्या करोगे, सिंसियरली फॉलो करोगे, तो तुम्हारे लिए फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सबसे आसान? फिजिक्स टफ है क्या भाई? सिंपल सी बात, कितनी बार तुम्हें पहले भी बताया, अगर फिजिक्स टफ सब्जेक्ट होता तो मैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 12 है, सेकंड पार्ट बता दें, देखिएगा, एक 2 kg
दूसरा कितना है 4 kg। देखो क्वेश्चन हो जाता है तो पढ़ के रखा करो। बीच में इनके क्या बंधी हुई थी रस्सी, रस्सी बांध के दोनों को रोक के रखा हुआ है। और स्प्रिंग क्या है कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग क्या है कंप्रेस्ड। लेकिन जिसको जाना है वो तो जाके ही रहेगा, उसको तो वैसे भी कोई रोक नहीं पाया। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा है। किस में लिखा है? अच्छा स्प्रिंग को ही जला दिया, रस्सी तो है ही नहीं। मतलब इनिशियली ये कंप्रेस्ड है और स्प्रिंग को क्या कर दिया जला दिया। स्प्रिंग को जलाया, स्प्रिंग खत्म, स्प्रिंग क्या हो गई खत्म। ठीक है। नहीं यार क्वेश्चन गलत हो गया। स्प्रिंग को जला देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, जो जहां है वहीं रह जाएगा। ये लिखो इस क्वेश्चन में, व्हेन अ स्प्रिंग होल्डिंग देम टुगेदर इज बर्न। एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन पूछने वाले ने लैंग्वेज में चेंज करना भूल गया। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और यहाँ स्ट्रिंग है, क्या है स्ट्रिंग है, जिससे इनको रोक के रखा हुआ था। क्या करके रखा हुआ था? रोक के रखा हुआ था। अब इसको हटा दिया। एक मिनट रुकना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे, ठीक है ठीक है, जो दिया हुआ है वही मान लो, हटाओ। उन्होंने खुद ही बोल दिया चल रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें नहीं चलाना। उन्होंने क्वेश्चन में खुद दे दिया, क्या दे दिया कि ए कितने से मूव कर रहा है 2 से, ठीक है। तो ये हटा, ये इधर कितने से जाने लगा 2 से। टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, पक्का 4 जा रहा है, ये कितने से जा रहा है 2 से। टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना। इसका मोमेंटम कितना है 8, इसका भी 8 होना चाहिए। तो 2 वाले को कितने से चलाना पड़ेगा 4 से। क्या ये बात क्लियर है? अब आगे पूछा हाउ मच एनर्जी वॉज स्टोर इन द स्प्रिंग बिफोर इट वॉज बर्न। इनको एनर्जी कहां से मिली, तुमने लाके दी है क्या, कहां से आई है? स्प्रिंग में जो स्टोर थी क्या वही एनर्जी मिली है? तो हम कह सकते हैं जो भी काइनेटिक एनर्जी आई कितनी आई, हाफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 4 का। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, यही है एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। 13 तो दिया नहीं होगा अभी, 14। ओके, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। तो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है ऊपर। अगर मैं इस मैन की, नहीं सॉरी मैन जा रहा है ऊपर, और इस मैन की अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो क्या लिखोगे, क्या v1 जे कैप लिख सकते हो? यहां पर एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? सर्कल में। ऐसा मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया है। हमें निकालना क्या है, जल्दी बताओ क्या निकालना है? लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द मैन। पार्टिकल को 2 बोला गया, तो बेसिकली हमें ये निकालना है 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अरे यही निकालना है। ये होता क्या है, मास ऑफ 2 मतलब मास ऑफ अ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। क्या नोट्स पढ़े हैं? क्या बात कर रहे हो? तो जरा ध्यान से देखना, मास तो पार्टिकल का पता ही है, v1 की वैल्यू दी हुई है। अगर v2 वेक्टर पता चल जाए, एक्चुअली v2 वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? सर्कल में। मान लो टी टाइम बाद वो सपोज इधर कहीं आ गया, हमें किसी जनरल टाइम टी पे निकालना है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 है, कितनी है इस डायरेक्शन में v2। एक बात बताओ, क्या v2 को आप कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हो? ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। क्या समझ में आ रहा है? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v2 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? क्या बात कर रहे हो? तो जल्दी से बताना, अगर v2 को कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के लिखा जाए, किस फॉर्म में? कंपोनेंट फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे? x कंपोनेंट माइनस v2 sin थीटा आई कैप। क्या इतना ही आएगा, cos थीटा भी आएगा? cos थीटा बताओ कितना होगा, v2 cos थीटा j कैप। मुझे लगता है खत्म हो चुका है, मुझे लगता है क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन उसने तो बोला एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी,
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। एक बात बताओ, अगर ये घूम रहा है तो जो थीटा की वैल्यू होगी, क्या थीटा की वैल्यू ओमेगा टी होगी? नहीं आया समझ? अगर कोई कहे सर ओमेगा तो नहीं दिया, तो क्या ओमेगा की वैल्यू लिखना नहीं आती तुम्हें? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? V2 बटे हार। क्या V2 की वैल्यू यहां पुट कर दें, -V1 कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बात कर रहे हो? अबे झूठ बोलते हो क्या तुम लोग? पक्का करके आते हो? 16 16 भी हो गया? गड़बड़ है बाबू, गड़बड़ है। हो गया क्या तुमसे? 17 नहीं दिया था और बेस। अरे अरे शांत शांत शांत। Find the coefficient of friction between the plank and the block if mass of a plank is double of the block। होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में किया हुआ है। ऐसा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये 2m, ये m। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 6। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जितनी देर में इस एंड पे पहुंचता है, उसके बाद दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों एक साथ चलते हैं। क्या वो वाली वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से दोनों साथ साथ चलेंगे, क्या वो निकाल सकते हो? वो वही वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्या निकाल लें सीधे? तो कितना आएगा? 2m3 प्लस 6m डिवाइडेड बाय 3m। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आ गया? पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? जे वाला या जे वाला? क्या पूरे का? क्या नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? फाइनल, फाइनल वाली क्या लिखोगे? हाफ 3m इंटू 4 का स्क्वायर। अरे सही लिखा है क्या? माइनस इनिशियल, इनिशियल किसकी? दोनों की। तो दोनों की लिखनी है तो दोनों की जोड़ दें क्या? हाफ m 6 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू 3 का स्क्वायर। अरे नहीं आया भाई, भाई साहब लेकिन ये थोड़ी पूछा है क्वेश्चन में, म्यू पूछा है। क्या पूछा है? म्यू। एक बात बताना, ये इसके रिलेटिव कितना आगे चल के आया? 1 मीटर। कितना आगे चल के आया? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जरा याद कर लेना, वर्क पावर एनर्जी के नोट्स रिवाइज कर लेना। वो बराबर होगा माइनस म्यू एम जी, दिस इज द फोर्स, इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। क्या याद आ रहा है कुछ स्टेटमेंट? टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस बराबर फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद कर पा रहे हो? ये इसके रिलेटिव 1 मीटर आगे गया तो दिस इज द टोटल वर्क डन। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? क्या हो गया सॉल्व? 18। क्या कर रहे हो फिर से बताओ? कैसे? कैसे निकाला? वो वाला फंडा यहाँ नहीं लगा सकते। वो वाला फंडा कब लगाते थे? ये क्या फंडा लगा रहे हैं पता है? कि सर ये 1 मीटर आगे गया तो ये कुछ पीछे गया तो ये ग्राउंड फ्रेम में कितना आगे गया। वो सारी चीजें कब करते थे? जब पूरा सिस्टम इनिशियली क्या होता था? रेस्ट पे होता था। ब्लॉक आगे जाता था तो प्लैंक पीछे जाता था। यहाँ तो ब्लॉक भी आगे जाएगा और प्लैंक भी। क्या इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है क्या? क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है क्या? ये जो तुम निकाल के बैठे हो ये क्या है? 4 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, तो वो वाला फंडा मत लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 तो चूरन सवाल है, वेक्टर का सवाल है। किसका सवाल है? वेक्टर का। एक बात बता, पहले इधर जा रहा था, कितना था मोमेंटम? कितना था mu? कितना था? बाद में कितना हो गया mv? लेकिन इधर जा रहा है कितने एंगल पर? 60 पर। इंपल्स का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। इंपल्स का
मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ये रहा फाइनल मोमेंटम और ये रहा इनिशियल मोमेंटम। बेसिकली मुझसे ये पूछा जा रहा है, क्या यही पूछा जा रहा है भाई? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा, भूल गए होगे? 6 महीने हो गए ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से गजनी तो बनी चुके तुम, बस गंज करा लो फटाफट। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा था? क्या वही फॉर्मूला यहां भी लगाया जा सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। मुझे लगता सॉल्व हो चुका है। ये क्या लिख दिया यहाँ पे? ए नहीं है, ये क्या है? बी है। पूरे का स्क्वायर रूट है, पूरे का स्क्वायर रूट। यही निकालना है मैग्नीट्यूड। और कुछ भी था क्या इसमें? चलो O1 पे आ जाओ। हाँ हाँ पता है भाई, पता है, तुम टेंशन मत लो। बातचीत नहीं। देखो तुम लोगों को मना किया हुआ है ना, मैंने पहले भी मना किया हुआ था, डिस्कशन के टाइम पर ना बिल्कुल सिंसियर रहा करो, है ना? ये बार बार ये चीजें मुझे बतानी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि भाई ये फिजिक्स चल रही है और मुझे लगता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टू वे इंटरेक्शन से ही इंसान सीख सकता है। आपके दिमाग में कोई थॉट आया, आपने मेरे साथ शेयर किया। अब हो सकता है कि आपका थॉट जरूरी थोड़ी है कि आपने बोला है तो सही होगा, गलत हो सकता है, लेकिन आपको गलती पता नहीं चल रही। मैंने आपको बताया इसमें ये गलती है, तो आपको समझ में आया, तो वो लाइफ टाइम के लिए तुम्हें याद रहेगा कि हाँ इस तरीके से नहीं सोच सकते। मैंने कुछ बताया, आपको लग रहा है नहीं यार सर ने जो बताया ये शायद सही नहीं है, तो आपने मुझे कुछ बताया। मुझे लगता है कि डिस्कशन आपस में चलता रहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगल वाला बहुत होशियार है? बगल वालों से कहीं मत पूछा करो, क्लासमेट से तो स्पेशली। क्यों? क्योंकि बगल वाले से तुम कुछ भी पूछोगे वो कभी ये नहीं बोलेगा भाई मुझे नहीं आता तू सर से पूछ ले, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल दिया बेइज्जती नहीं होगी उसकी? उसे भले आता हो या नहीं आता हो, तुम जैसे उससे पूछोगे भाई ये बता दे, तो भाई साहब उसे ना आता हो, अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें ये निकाल ले, वेलोसिटी निकाल ले, कांस्टेंट आ जाएगी, चेक कर लियो। तुमको अरे वाह भाई वाह वाह वाह। तो भाई ऐसा है, कोई भी डाउट है, कोई भी थॉट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो आप मेरे साथ शेयर किया करो, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा आप कोई भी चीज बताएंगे तो। वो बात अलग है कि मैं लाइक करूं या अनलाइक करूं, ठीक है? लेकिन आपको मेरे साथ शेयर करोगे तभी आप फिजिक्स सीख पाओगे। ये क्या उई 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 अपने आपस में लगे हुए हैं, ठीक है? उठा उठा के फेंक के मत मार भाई, कर ले तू बात कर ले। ओवन का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 ये भी हो गया। 15 16 वे छचुंदर हो, कल करवाया था क्लास में सवाल, ठीक है? अच्छा आंसर गलत आ रहा है, अभी सही करवा देते हैं। Impulse applied by the first and the second wall on the floor। हाँ हाँ, रुक जाओ भाई रुक जाओ। पहले वो आया और कहां तक गया है? h/4 तक। ये पहला केस है। दूसरे वाले केस में वो आया तो h से है, लेकिन गया कहां तक है? h/16 तक। तो पहले वाले केस में अगर इम्पल्स I1 है तो इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल वेलोसिटी अगर h/4 तक गया है तो लिखूंगा 2g इंटू h/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2g h। क्या I1 की वैल्यू होगी बटे क्या आएगा I2, स्क्वायर रूट ऑफ 2g h/16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2g h। इंटरेस्टिंग बात यह है mm और 2g सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 1/2 प्लस 1, 1/4 प्लस 1। हाउ टू सॉल्व दिस? आई डोंट नो। आपको आता है ये सॉल्व करना? क्या ये क्लियर है भाई? अब आ जाओ इधर S2 पर।
कितने क्वेश्चन दिए थे? कहां से कहां तक? अच्छा, एक आध हुआ तुमसे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एंड। पहले तो इस बात को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। इस पॉइंट पर लीनियर मास डेंसिटी बेटा लैम्डा नॉट है, और कह रहा है कि दूसरे वाले एंड पॉइंट पर कितनी है? 2 लैम्डा नॉट। तो आपसे ये कह रहा है कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे तो वही यूनिटरी मेथड है, और ये बोला गया लीनियरली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? लीनियरली। यहाँ लैम्डा नॉट है, यहाँ 2 लैम्डा नॉट है। एल लेंथ जाने में, यहां से यहां तक जाने में कितना ट्रेवल किया? एल। एल लेंथ जाने में चेंज कितने का आया? कितने का चेंज आया? तो अगर 1 मीटर जाऊंगा, कितना? 1 मीटर, तो कितने का चेंज आएगा? लैम्डा नॉट बाय कितने का चेंज आएगा? अगर एक्स जाऊंगा तो कितने का आएगा? लैम्डा नॉट एल इंटू एक्स। ये वही तरीका है। कौन सा तरीका? यूनिटरी मेथड। ये काम आएगा तुम्हारे जब ठेला लगाओगे तुम। अगर मान लो तुम्हें ये पता है कि 10 किलो आलू 100 रुपए के आते हैं, कितने के? 100 के। और तो कोई तुमसे 3 किलो आलू लेने आ जाए, तो कैसे दोगे उसको? पहले 1 किलो आलू की कीमत निकालोगे, फिर उसको 3 से गुणा करोगे। ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब लैम्डा अगर मैं किसी पोजीशन पे लिखना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे लैम्डा नॉट था, एक्स आगे गए तो इतने का चेंज आया, तो लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट एक्स एल। ये आ गया ए पार्ट। क्या आ गया? ए पार्ट। बी पार्ट में पूछा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो अब हमें आता है। जिसको लैम्डा पता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल पाएगा। यहाँ पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास है डीएम, लेकिन डीएम की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू डीएक्स। क्या लैम्डा हम निकाल चुके हैं? तो जरा देखिएगा एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट एक्स बाय एल, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम, क्या याद आ रहा है? यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किससे करो? एक्स, आगे क्या लिखो? डीएक्स बटे डीएम। डीएम की वैल्यू कितनी है? अब ये मत करना, एक्स बच गया सर। नाले को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। पीछे वाली सोचिए, करना तो चाहिए था, ये क्या कर दिया। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं है कि लिख के काट लो, इंटीग्रेट मारना है। कहां से कहां तक? क्या आगे सॉल्व हो पाएगा? ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में भी किया हुआ है। सॉल्व करके हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल लेंगे। किसकी लोकेशन? सेंटर ऑफ मास की। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लोगों से हुआ ये क्वेश्चन? ग्रेट। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है ऐसा बोला गया है। मैं बोल रहा हूं या क्वेश्चन बोल रहा है? ये यहां पे था, ठीक। ये रॉड स्लाइड करते हुए इधर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्पेयर आप देख पा रहे हैं, ये वाला स्पेयर, क्या ये स्पेयर इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। क्या सहमत हो? पहले पक्का। अब देखना, एक बात बताओ मुझे, ये एंगल 45 डिग्री होगा अगर ये सेंटर है। क्या है? सेंटर। इस रॉड का मैं सेंटर ऑफ मास देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? सेंटर ऑफ मास। एक बात बताना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होगा? -r/, सही लिखा है क्या? हाँ, r/2। ये कैसे लिखा? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा ये r है, ये क्या है? r। नहीं, ये r/2 क्या मतलब? देखो ध्यान से, मैं कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ नालायक को, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और
y कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस r है, ये भी क्या है, r है, ठीक है, तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं, ये वाला, ये नहीं, ये r, ये लेंथ कितनी थी, √2r। देखो ध्यान से, √2r, ये होगी लेंथ कितनी, r/√2। हाँ सही बोल रहा था वो। ये r/√2, तो ये हो जाएगा r/√2 cos 45। तो इसका कोऑर्डिनेट आता है -k r/2 कॉमा -k r/2। ये अपने आप देख लेना। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आता है, -k r/2 कॉमा, रॉड का मास कितना दिया है और इसका स्पेयर का, क्या दोनों का सेम है, ठीक है। ये रॉड अभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगी। सिर्फ एक्स को देखो, एक्स को, एक्स कोऑर्डिनेट जब यहां पे पहुंचेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अरे होगा या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आगे आ गया, r/2। कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन, इसको पकड़ लो, ये कितना आगे गया, r/2। कैसे लिखोगे, m इंटू r/2। ये मान लो पीछे गया, कहां गया, पीछे, लेकिन m गया, 2m गया, 2m, तो -2m, x बराबर 0। x बराबर क्या आ गया, खत्म। नहीं आया अभी भी। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा दिमाग चलाओ। हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग व्हेन द सिलेंडर रीचेज द, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हाँ क्या, सेकंड सेकंड, थोड़ा भी दिमाग नहीं चलाते ना, लाइक कितना दिया इसका मास, m, देखो ध्यान से, इसका सेंटर नीचे आया r माइनस स्मॉल r, कितना नीचे आया, r माइनस स्मॉल r। ये जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वो आपको जो दिखाई दे रहा है वो पीछे जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा, पीछे। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बस वो है कि मैंने ऐसा शेप नहीं बनाया था, मैंने वेज बना दिया था। इसकी वेलोसिटी अगर इधर v1 होगी तो इसकी वेलोसिटी इधर क्या होगी, v2। अगर मैं आपसे पूछूं v1 और v2 क्या होगा, निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, पहली इक्वेशन mv1 माइनस के कैपिटल mv2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। और दूसरी इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर कितना नीचे आया, mg r माइनस r, कहां गई है एनर्जी, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर माइनस 0। मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, हो जाएगा सॉल्व। इसमें कल एक क्वेश्चन रह गया था, निकालो जल्दी। क्या, क्योंकि यहाँ लैम्डा नॉट है, एक्स आगे बढ़े इतने का चेंज आया, तो इस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, दिस प्लस जो चेंज आया है, ठीक। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो सभी लोग। पढ़ लिया। इस तरीके से एक ट्रॉली आगे जा रही है, दो ट्रॉली हैं अलग अलग, है ना, एक पे कौन बैठा हुआ है, कौन सो रहा है, श्याम। श्याम तो समझ आ ही गया होगा, श्याम में तो कोई डाउट होगा ही नहीं। धीरे धीरे क्या गिर रहा है उसके ऊपर, हाँ स्नो गिर रही है, बर्फ गिर रही है भाई। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये आगे जा रहा था, मान लो v1 वेलोसिटी से, आइस गिरती गई, तो आइस को भी मोमेंटम मिलेगा, आइस को भी मोमेंटम मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, ये तो सबको आ गया होगा। राम वाले केस में क्या कर रहा है, राम के ऊपर आइस गिरी, लेकिन जैसे ही आइस गिरती है उसको उठा करके वो फेंकता है, लेकिन उसको उठा के कहां फेंकता है, वो साइड में इधर फेंक रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के अलावा, किसके अलावा, एक्स एक्सिस के अलावा। ध्यान से सुनना, मान लो इस पूरे ट्रॉली का मोमेंटम 100 था, कितना था, 100, तो क्या वो हमेशा 100 ही रहेगा, पहले ये बताओ। टोटल मोमेंटम एक्स के अलोंग तो 100 ही रहेगा ना, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आइस गिरी
तो जो 100 मोमेंटम है उसमें से कुछ उस आइस को मिल जाएगा और कुछ ट्रॉली के पास रह जाएगा। अरे रह जाएगा, मान लो 99 ट्रॉली के पास है और आइस को कितना मिल गया 1। अब आइस को 1 मोमेंटम मिल चुका है, अरे मिला या नहीं मिला। अब उसके बाद तुमने उसे यूं साइड में फेंका है ना, साइड में, ये वाली तो वेलोसिटी उसके पास रह गई ना अभी भी। अरे रह गई या नहीं रह गई, नहीं आया समझ में। अगर किसी चलती हुई चीज से, याद करो, किसी चलती हुई चीज से अगर किसी चीज को फेंकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन जा रहा है आगे, और इस प्लेन में से अगर किसी चीज को ड्रॉप करते थे, क्या करते थे ड्रॉप, क्या वो सीधे नीचे आता था या इस तरीके से जाता था। जो आगे वाली वेलोसिटी थी क्या वो उसके पास हमेशा रहती थी, वही तो है। जैसे ही वो स्नो गिरा उसने एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम ले लिया, उसको जितना मिलना था मिल गया। अब तुमने उसको कहां फेंका है, साइड में, तो ये वाला तो रह गया ना उसके पास। तो आइस गिरी, मान लो हर बार आइस गिरती है 1 न्यूटन का, हाँ सॉरी, मतलब 1 मोमेंटम लेके जाता है। कितना लेके जाता है 1। तो धीरे धीरे ट्रॉली का मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। तो ट्रॉली का मोमेंटम कम होने का मतलब क्या हो रहा है, ट्रॉली की स्पीड कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। बस ये। तो दोनों ही केसेस में ट्रॉली की स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि एक बार स्नो जैसे ही गिरा, स्नो ने भी एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम गेन कर लिया। अब तुम उसे साइड में फेंकोगे तो भी उसके पास एक्स के अलोंग तो मोमेंटम रह ही जाएगा। हाँ, अगर ऐसा करते कि आगे या पीछे फेंकते तो कहानी बदल सकती थी। कहां फेंकते, आगे या पीछे, इसके बारे में खुद सोचिए। ठीक है, और किसी के दिमाग में कोई थॉट आ रहा हो तो बता दो। नहीं आ रहा, ब्लैंक, समझ में आ गया क्यों कम हुआ। क्यों भाई तुम बताओ, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पीछे, बताओ क्यों कम हुआ। हाँ, हम्म, सही बोल रहे क्या, छोड़ दिया जाए, ठीक है बैठ जाओ। और कुछ था क्या, ठीक है नोट्स निकाल लो चलो। कल तक की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया था, किसी को कोई डाउट पूछना है क्या, पूछना है क्या भाई, आगे बढ़े फिर, चलिए। किस केस में, कितनी देर के लिए बॉल उसकी कांटेक्ट में रहेगी, अभी बात करते हैं, ठीक है। हाँ बता। हम्म, कर तो रहा है, कर ले लो, कर जाएगा। वो तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम सिस्टम चेंज करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। जब तुम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हो, किसकी, मैंने बताया था 2 तरीके से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, याद है दूसरा तरीका, तो दूसरे तरीके, और कुछ, बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। तो सबका होमवर्क अप टू डेट चल रहा है, पक्का,
इस बार 21 के टेस्ट में, 21 को 22 को कब है? हाँ, इस बार अगर बेटा तुम्हारे नंबर नहीं आए, अब तक तो आज तक मैंने किसी को कुछ कहा क्या? नहीं कहा। जिसके कम आए हो बढ़िया है, जिसके ज्यादा आए हो किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए, जितनी तैयारी करनी हो कर लो, जितनी कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इस बार अगर 21 के टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आए, तो फिर तुम याद रखना तुम्हें रगड़ा जाएगा, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा कि तुमसे प्यार मोहब्बत से डील किया जाए, क्योंकि अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। कल कितने बजे से क्लास है मेरी? कितने बजे से है? 4 बजे से, है ना। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल अगली क्लास नहीं, वो तो मैं डिसाइड करूंगा। नहीं वो तो है ही है, जो ऑफिशियल जो टाइमिंग पे होती है वो तो है ना। 4 से 6 वाली तो है, लेकिन उसके बाद 6 से 7:30 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, भूल मत जाइएगा, भूलेंगे तो कैसे ही। कोई दिक्कत है? बढ़िया तरीके से नॉन स्टॉप चलने तो क्या है, 4 घंटे का शो बना देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़े। ठीक है, क्या बातचीत क्यों करने लग गए तुम लोगों को यार? आजकल मुझे बार बार एक ही चीज के लिए टोकना पड़ रहा है, और मेरा टाइम इसमें बहुत किल हो रहा है कि शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो, बातचीत मत करो। ये कोई नर्सरी केजी की क्लास है क्या, जिसमें वो बच्चे उधम मचाते रहते हैं, तूफान मचाते रहते हैं, एक दूसरे को घूंसे मारते रहते हैं, पेन चुबाते रहते हैं, फिर उनको बार बार टीचर को रोकना पड़ता है, अरे रुको 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 रुको। तुमने वैसा ही माहौल बना रखा है बिल्कुल, है? आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बातचीत चल रही है, क्या क्या चल रहा है? जब यार मुझे पसंद नहीं आता कि तुम लोग आपस में बात करते हो, मुझसे बात नहीं करते हो। मुझसे करो ना यार, क्या दिक्कत क्या है? हाँ। हम्म। अगर गुब्बारा है तो सिर्फ एमजी नहीं लग रहा, बाइंसी भी लग रहा है। क्या लग रहा है? बाइंसी। हॉट एयर बैलून्स देखे हैं कभी? हवा में लटके हुए देखे हैं? कैसे लटके रहते हैं? गरीबी है, कैसे देखे होंगे। ठीक है, इसलिए है क्योंकि एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? बाइंसी फोर्स। अगर बाइंसी फोर्स इतना सफिशिएंट हो जाए कि वो एमजी के बराबर हो जाए, तो बैलून हवा में फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। तो बंदर का ग्रेविटी प्लस उसका मिलाकर के बैलेंस कर रहा है ना यार। बायोंट फोर्स इतना सफिशिएंट है कि उनके एमजी को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो सिर्फ एमजी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स बाइंड भी है, तो बाइंड एमजी को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। ठीक है, चलिए। इंपल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, फोर्सेस को जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव। धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल है और बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। ये ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया। जब ये जस्ट ग्राउंड से टकराने वाला होगा, उस समय भी इसकी स्पीड क्या होगी? v। मानते हो इस बात को? अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पूरे जर्नी में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2 mv। कितना हुआ? 2 mv। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पहले mv ऊपर था, बाद में mv नीचे, तो 0 बोलोगे 2 mv बोलोगे? 2 mv। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर जो इंपल्स लगा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 mv। ये इंपल्स किसने लगाया? हाँ, ग्राउंड ने नहीं, अर्थ ने। किसने? अर्थ ने, या बोल सकते हैं ग्रेविटी ने। किसने लगाया? ग्रेविटी ने लगाया। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब दिस इज द इंपल्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये हवा में है,
कहां पर है? हवा में। तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गया 2 MB का, इसमें चेंज आया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन दिखा रहा हूं। मैंने एक पार्टिकल को यूं फेंक के मारा, जस्ट टकराने से पहले उसकी स्पीड v थी, और जस्ट टकराने के बाद उसकी स्पीड फिर से v है। मतलब एक पार्टिकल को यूं हिट किया, एकदम से ऐसे ऐसे आएगा रिबाउंड। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना इंपल्स लगा, क्या इस बार भी 2 MB आ रहा है? लेकिन ये इंपल्स किस फोर्स का है? क्या मैं कह सकता हूं इस सरफेस का है, या बोल सकते हैं इस वॉल का है? कितना है ये भी? क्या दोनों केस में इंपल्स की वैल्यू सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है? सेम आ रही है। क्या आ रही है? सेम आ रही है। ऐसे फोर्सेस जो बहुत हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं और बहुत छोटे इंटरवल के लिए लगे, ध्यान से सुनना, ऐसे फोर्सेस जो बहुत हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं और बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए लगे, उन फोर्स को बोला जाता है क्या? इंपल्सिव। क्या बोला जाता है? इंपल्सिव। वो छोटे से इंटरवल में ही अपना काम करके निकल जाते हैं। क्या यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इंटरवल, मान लो अगर ये इंटरवल जो है वो TW है। TW वो इंटरवल है जिस इंटरवल के लिए ये पार्टिकल इस वॉल के कांटेक्ट में आया। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटरवल टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या है इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे TG। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, जो TG है, क्या इसकी वैल्यू TW के कंपैरिजन में बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? मान लो ये 2 सेकंड है, कितना है? 2 सेकंड। पता चला कि ये तो है 2 माइक्रो सेकंड। कितना है? 2 माइक्रो सेकंड। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम इंटरवल के लिए लगे और बहुत हाई मैग्नीट्यूड के हों, उनको बोला जाता है इंपल्सिव फोर्सेस। क्या बोला जाता है? इंपल्सिव फोर्सेस। और इसका जस्ट अपोजिट जो इंपल्सिव नहीं है वो क्या है? नॉन इंपल्सिव। यहां पर जब कोई पार्टिकल किसी सरफेस से टकराता है तो वो सरफेस जो फोर्स लगाती है वो कैसा फोर्स होगा? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? इंपल्सिव। और आपने फील भी किया है कभी, क्रिकेट वगैरह अगर खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे बॉल को हिट करना है, जब बॉल बैट के पास आती है, बैट से हिट होती है, तो बॉल का डायरेक्शन तुरंत चेंज होता है। बॉल जब बैट के पास आती है और बैट के कांटेक्ट में आती है, क्या कितनी देर तक रहती है? क्या वो टाइम ऑफ इंटरवल जिसके लिए बैट उस बॉल पे फोर्स लगाता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है भाई? बहुत कम। क्या बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपना काम कर जाता है बैट? तो ध्यान से देखना, इस केस में मैं कह सकता हूं, अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं इस केस में, तो कह सकता हूं लगभग फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहा है। क्या रहा है? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले तो फोर्स लगा ही नहीं था जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आया। जैसे कांटेक्ट में आया तो एकदम से फोर्स लगा, तुरंत क्या हो गया? 0। ऐसा ग्राफ बनेगा? ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? और इस बात की गारंटी है कि ये वाला जो एरिया आ रहा है और ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये सेम है या नहीं है? क्यों सेम है? क्योंकि इंपल्स एरिया ऑफ द एफटी कर्व होता है। क्या याद आया? क्या इंपल्स दोनों केस में सेम है? ठीक है भाई, समझ आ गया सर। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है, बॉल का जो फोर्स है, वो इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव है? इंपल्सिव है। और ये वाला फोर्स कैसा है? नॉन इंपल्सिव। तो कुछ फोर्सेस तो ऐसे होते हैं बेचारे कि वो हमेशा ही नॉन इंपल्सिव रहते हैं। कौन कौन से? सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg। कितना होता है? mg। m मान लो 100 और g की वैल्यू 10, तो भी कितना? मैक्सिमम 1000। और ये वाला जो फोर्स होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स होता है kx। स्प्रिंग फोर्स कभी भी सडनली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसको चेंज करना है तो x को चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? x को। और x को चेंज करने में समय लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। ये हमेशा क्या होंगे? नॉन इंपल्सिव। कुछ फोर्सेस, हम इन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं, जिनके बारे में मैकेनिक्स में बात करते हैं। फोर्सेस तो हजारों तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिक्स में जिन फोर्सेस हम डील करते हैं उनकी बात करी जा रही है। टेंशन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन।
इन्हीं के बारे में पढ़ा आपने। टेंशन, नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन, ये इंपल्सिव भी हो सकता है और नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कहानी होगी। सर कब इंपल्सिव होगा, अभी आगे जाकर के उसी की बात करेंगे। मतलब लेकिन टेंशन, नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव कुछ भी हो सकती है। मतलब ये दोनों फोर्सेस, मतलब दोनों नहीं तीनों, इंपल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इंपल्सिव भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? अब देखना ध्यान से, अगर कोई एक इवेंट होता है, क्या होता है? इवेंट। सर इवेंट कैसा होता है सर बताएंगे? सर क्या ये वही वाला इवेंट है क्या, वेडिंग शादी वाला इवेंट, बर्थडे इवेंट है सर? नहीं। इवेंट का मतलब फिजिक्स में हमारे लिए इवेंट क्या है? एक्सप्लोजन। आतंकवादी हैं हम तो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक्सप्लोजन ये एक इवेंट है। ये क्या है? एक इवेंट। और कोई इवेंट? कोलिजन। क्या? कोलिजन। कोलिजन मतलब एक कोई आया दूसरे से टकराया। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो इवेंट है, इस इवेंट का इंटरवल बहुत छोटा होता है बहुत बड़ा होता है? क्या बहुत छोटा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉम्ब को एक्सप्लोड होने में कितना वक्त लगता है, तो ऐसे बॉम्ब रखा था तो जो धू हुआ वो इंटरवल बहुत छोटा था बहुत बड़ा था? कोलिजन। कोलिजन जब होता है, जैसे बॉल से बैट का टकराना, जैसे कल रात को टकराया था यूं, याद आ रहा है? ठीक है, खुश तो आज बहुत हो गए, पाकिस्तान बाहर हो गई बेटा, है ना? तो बॉल का बैट से टकराना ये कोलिजन ही तो है। अरे है या नहीं है? तो कोलिजन का जो इवेंट होता है वो ऐसा होता है, आए और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया, कहाँ जाना चाहिए मुझे, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? क्या आते ही, क्या नहीं आई बात समझ में? तो ये जो इवेंट होते हैं हमारे फिजिक्स में, लाइक एक्सप्लोजन और कोलिजन, इनका इंटरवल बहुत ज्यादा होता है बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। इंटरेस्टिंग बात ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द दिस इवेंट, ड्यूरिंग द दिस इवेंट, या तो एक्सप्लोजन या कोलिजन, अगर इस इवेंट के दौरान नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो भी मैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट मोमेंटम को क्या कर सकता हूं? कंजर्व कर सकता हूं। मोमेंटम कंजर्वेशन कब वैलिड था ये बताओ जल्दी से? हाँ, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या था? जीरो। मैं आज इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ड्यूरिंग दिस इवेंट। कौन सा इवेंट? एक्सप्लोजन या कोलिजन के दौरान, जस्ट बिफोर, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और एक्सप्लोजन के जस्ट बाद, इस इंटरवल में अगर फोर्स कैसा है? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव है, तो आप मोमेंटम को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि नॉन इंपल्सिव फोर्सेस उस छोटे से इंटरवल में जो चेंज लेकर के आएंगे, क्या वो चेंज सिग्निफिकेंट होगा या नेग्लिजिबल होगा? लोगों ने कहा सर फील नहीं आई, मैंने कहा अभी आ जाएगी फील। मान लो एक्सप्लोजन का जो टाइम इंटरवल है वो है 10⁻⁻6 सेकेंड्स। कितना है? 10⁻⁻6 सेकेंड्स। इतनी देर में एक्सप्लोड कर जाता है। और जो बॉम्ब है उसका मास है 10 kg। कितना है? 10 kg। आपसे मैं मोमेंटम में चेंज पूछूं, आप जानते हैं इंपल्स बराबर, क्या मैं एफ डेल्टा टी लिख सकता हूं? एफ एम जी, 10 kg 100 इंटू 10⁻⁻6। कितना है ये? बहुत ज्यादा है बहुत कम है? बहुत ज्यादा है बहुत कम है? मतलब इतना मोमेंटम में चेंज आए। इंपल्स का मतलब क्या है? इतना मोमेंटम में चेंज आए इतने से इंटरवल में। कौन से फोर्स का? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। मतलब अगर ड्यूरिंग द इवेंट कोई नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, नॉन इंपल्सिव मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स लग भी रहा है, तो भी बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं कि बिफोर एंड आफ्टर? क्योंकि आपका इंटरवल बहुत ज्यादा होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। आपने ये याद कर लिया, सर ने बोला भाई जब भी नॉन इंपल्सिव फोर्स लगेंगे मोमेंटम कंजर्व कर देना, और मान लो तुमने ये बड़ा कर दिया, 10⁻⁻6 नहीं किया, आपने इंटरवल क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, तो ये चेंज सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? तो यहां से आज के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के स्टेटमेंट में हम ये चेंज कर सकते हैं कि अगर एक्सप्लोजन या कोलिजन के दौरान कोई नॉन इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? नॉन इंपल्सिव, तो भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। शर्त ये जस्ट बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि नॉन इंपल्सिव का मतलब उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो बहुत कम मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत छोटे से इंटरवल में क्या अच्छा खासा मोमेंटम में चेंज ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। मतलब इस चेंज को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इंपल्सिव फोर्स लग गया, क्या लग गया? इंपल्सिव, तो नहीं कर पाओगे। अब इंपल्सिव फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, बहुत ज्यादा होगा। मान लो अगर इंपल्सिव फोर्स लगा तो उसकी ये वैल्यू पता चली 10⁻7, कितनी है? 10⁻7। तो 10⁻7 इंटू 10⁻⁻6, लिख लो फटाफट। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, forces which act forces which act for a very small time interval, forces which act for a very small time interval and whose magnitude is very large, and whose magnitude is very large, is called impulsive force, is called the impulsive force. Next statement, even in the presence of even in the presence of non-impulsive forces, non-impulsive forces, we can conserve the we can conserve the momentum of the system just before and after the event, just before and after the event. जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट, इवेंट के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सप्लोजन और कोलिजन। इवेंट क्या है आपके लिए? एक्सप्लोजन और कोलिजन। बिकॉज, उसी आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम is negligible, is negligible for a small interval of time, is negligible for a small interval of time. ठीक है, इसको नोट करें फटाफट। इंपल्सिव होगा या नॉन इंपल्सिव होगा, it will depend on the situation. क्या नोट कर लिया भाई? किसी को कोई डाउट है क्या? क्या इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव का मतलब समझ में आया? इंपल्सिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स कब लगे? फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जनरली पता है ऐसे फोर्सेस कब लगते हैं? जैसे कोई किसी से टकराए, ये एकदम से इससे टकराया, तो अभी जो फोर्स लगा वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का था क्या हाई मैग्नीट्यूड का था? स्मॉल। क्या हाथ ही तोड़ लूंगा तभी बोलोगे हाई है?
अबे ग्राउंड के कांटेक्ट में ही नहीं आया, काय का ग्राउंड का? फेंकने के बाद बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फेंकने के बाद इसकी स्पीड v है, टकराने से पहले इसकी स्पीड v है, तब की चर्चा हो रही है, ठीक है। रफ कर दूं भाई, देखेगा। तो सर अब क्या करें, बता तो दिया आपने, अच्छा लगा सुन करके। इसमें क्या काम की बात है, मुद्दे की बात आप बता दो। यह है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है अगर फोर्सेस ड्यूरिंग द इवेंट कैसे हैं, इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? नॉन। देखिएगा ध्यान से, एक बॉम्ब आपके पास 2 kg का, अटैक करना है भाई, इसको फेंका गया इधर, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पर? 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। क्वेश्चन की सिचुएशन को ध्यान से सुने। एक बॉम्ब को हवा में प्रोजेक्ट किया गया है, बॉम्ब इस तरीके से जा रहा है, लेकिन जब ये बॉम्ब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, तो ड्यू टू द सम इंटरनल रिएक्शंस इस बॉम्ब का एकदम से एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया भाई? एक्सप्लोजन। और एक्सप्लोजन होने के बाद ये बॉम्ब 2 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ½ kg, तो दूसरा कितना होगा? हाफ ही होगा, नहीं 2 kg का है, तो 1-1 kg के, कितने kg के? 1-1 kg के, 2 इक्वल पार्ट्स में टूट गया। और इसके बाद एक पार्ट तो चुपचाप से रेस्ट पे ही आ गया। किस पे आ गया? रेस्ट पे। उसने कहा भाई रेस्ट, रेस्ट पे आने का मतलब क्या, यही हवा में रह जाएगा क्या? क्या होगा? इस तरीके से कहां जा रहा होगा? नीचे की तरफ जा रहा होगा। क्या कहानी को समझ में आ रही है क्या? तो क्वेश्चन लिखे फटाफट से। फाइंड द velocity of the second part of the bomb just after the explosion. Second part of the bomb just after the explosion. And the B part, the amount of energy released. The amount of energy released during the explosion. The amount of energy released during the explosion. अच्छा, ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए? सबसे पहले फोटो बनाना चाहिए। किसका? बॉम्ब का। किसका भाई? ये वाला बॉम्ब बेटा, ये वाला है ना। तो एक बात बताइएगा मेरे को, ये 2 kg का था, जब ये जस्ट अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, कहां पे पहुंचा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी? इसके पास वही वेलोसिटी होगी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 8। वर्टिकल कितना था? 6। टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कितना? 8। क्या ये बात मानते हो मेरी? अरे हाँ या ना यार? पक्का? अब जरा यहाँ पे हुआ इसका एक्सप्लोजन, 2 पार्ट में बढ़ गया। एक पार्ट तो बना कितना? ½ kg, वो तो सीधे सीधे नीचे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं उस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड क्या है? 0। और दूसरे वाले पार्ट के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसके आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 होगी और ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 होगी। क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का? ठीक है। अब देखिएगा आगे, क्या हम मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्व कर सकते हैं? पक्का? अरे कर सकते हैं या नहीं? अरे मानते हो ना यार? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, जल्दी से बता। एक काम करो, एक काम करो, ऐसा करो, ये मान लो कि एक्सप्लोड होने के बाद ये रेस्ट पे नहीं आया, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, मजा तभी आएगा।
क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो रेस्ट पे नहीं आया, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से जा रहा है? 10 मीटर सेकेंड से। हाँ, अब आते हैं। एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम कितना था? 2 × 8 कितना था? 16। जस्ट आफ्टर इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? 0। सिर्फ इसके पास होगा, इसके पास कितना? 1 × V1। क्या मैं बोल सकता हूं V1 की वैल्यू 16 आ गई? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या हम अभी वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? कर सकते हैं। गधो नालायक, इतनी देर से यही तो मैं बता रहा था। ठीक है, अगर मैं इस बॉम्ब के लिए बात करूं तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक ही लग रहा है। कौन? mg। mg एक इंपल्सिव फोर्स है या नॉन इंपल्सिव? तो जस्ट एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद इस इंटरवल में समय बहुत कम लगा या बहुत ज्यादा लगा? क्या बहुत कम लगा भाई? तो इस इंटरवल में mg की वजह से क्या कोई मोमेंटम में चेंज आया होगा? अभी एक स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या मोमेंटम कंजर्व हो सकता है या नहीं? पक्का? तो अब हम कह सकते हैं कि हम यहां पर y के अलोंग, किसके अलोंग? y के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, y के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। 0 था। क्यों था 0? क्योंकि वेलोसिटी कहां थी? आगे थी। जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन इसका नीचे की तरफ है, तो इसका नीचे की तरफ 1 × 10, उसका ऊपर की तरफ देख के समझ में आ रहा है 1 × V2। तो V2 की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अभी भी नहीं आया समझ? तो बताओ, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद, किसके बाद? एक्सप्लोजन के जस्ट बाद इस बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी होगी? 16 I कैप प्लस 10 J कैप। क्या माइनस? हाँ, क्या माइनस? बोल, मुंह तो खोलो तुम। तो हमने यहां पे देखा कि हमने मोमेंटम अभी एक्स के अलोंग भी कंजर्व किया। किसके अलोंग? एक्स के अलोंग। और हमने मोमेंटम वाई के अलोंग भी कंजर्व किया। एक्स के अलोंग तो हो सकता है, तो हम पहले से जानते थे, क्योंकि एक्स के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। लेकिन इवन हम वाई के अलोंग भी कर पाए। वाई के अलोंग क्यों कर पाए, जल्दी बताओ। इसके बाद अगले पार्ट में क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। ये आप कैसे निकालेंगे? क्या जो भी एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, क्या वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज हुई है? क्या ये बात मानते हो भाई? तो जल्दी से बताना, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ 2 × 8 का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? कितनी हो गई है? 64 जूल। कितनी हो गई? 64 जूल। एक्सप्लोजन के बाद बताओ जस्ट। अरे कोई डाउट है क्या? तो एक्सप्लोजन के बाद बताओ कितनी होगी? दो पार्ट में डिवाइड हुए, क्या सबकी ऐड करनी पड़ेगी? पहले इस वाले की क्या लिखोगे? हाफ 1 × 10 का स्क्वायर। क्या सही लिखा है? प्लस हाफ 1 × इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे? इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी स्पीड कितनी होगी? √16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। उसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? 16 प्लस 10 का स्क्वायर। अरे नहीं आया समझ? 26 मत कर देना, 26 का स्क्वायर। क्या फाइनल एनर्जी आ जाएगी? अगर ये फाइनल आ गई, ये इनिशियल आ गई, तो एनर्जी रिलीज कितनी लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ कितनी आ रही है? बताओ। तुम लोग यार मतलब हद नहीं कर देते हो। ये कह रहे हैं कि सर आपने इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों लिखा, 2 × 6 क्यों नहीं लिखा? मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से यहां लगाऊंगा या जस्ट बिफोर द इवेंट या आफ्टर द इवेंट लगाऊंगा? mg की वजह से क्या मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा? हाँ आएगा। अगर आप यहां से यहां तक का इंटरवल लोगे तो ये इंटरवल बहुत छोटा है, सिग्निफिकेंट है। तो इस इंटरवल में तो वाई एक्सिस में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, हुआ तो है। पहले वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना था? 2 × 6 कितना था? ऊपर कितना हो गया? 0। वाई के अलोंग, किसके अलोंग? तो वाई के अलोंग चेंज हुआ या नहीं हुआ?
अभी मैंने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन चिल्ला चिल्ला करके ठोक ठोक करके बता रहा हूं, जस्ट बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट लॉन्ग इंटरवल में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। कितनी आ रही है वैल्यू? 160। नोट डाउन दिस। देखिएगा भाई, ये 2 kg का पार्टिकल है, आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। थोड़ा सा एक्टिव रहो यहाँ पे, सो मत है ना, नहीं तो क्लास से लात मार के भगा दूंगा। के की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन पर मीटर। देखिएगा ध्यान से, 2 kg का पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये 3 kg का पार्टिकल है, ये रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर है। इसको मान लो ये ब्लॉक ए है और इसको मान लो ये ब्लॉक क्या है? बी। 3 kg का पार्टिकल एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। लिखो, just after the collision, just after the collision, both of the blocks will move together. Both of the blocks will move together. Find the maximum compression in the spring. Find the maximum compression in the spring. बताइए। हाँ, 2 रूट कितना आ रहा है? √12। चलिए, समय समाप्त। अप्रोच देखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे आ रहा था, टकराएगा, टकराने पर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। क्या ये मान सकता हूं टोटल मास 5 kg हो गया है? टकराने के जस्ट बाद मान लेते हैं इसकी स्पीड v है। क्या है इसकी स्पीड? v। जस्ट बाद, टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद का मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या मैं कंजर्व कर सकता हूं? क्यों भाई, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा? हाँ, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं नालायको। स्प्रिंग फोर्स क्या है? नॉन इंपल्सिव। कैसा है? नॉन इंपल्सिव है। तो नॉन इंपल्सिव फोर्स मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा जस्ट टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद। क्या लॉन्ग इंटरवल में कर सकता हूं? नहीं। तो क्या मैं ये स्पीड निकाल सकता हूं कितनी रही होगी? आपको पता है इनिशियल मोमेंटम 20, फाइनल मोमेंटम 5 इंटू वी कितना आ रहा है? 4। क्या ये समझ आया? अब ये सवाल आपके लिए बहुत सिंपल सा एक सवाल बन चुका है। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने ऐसे सवाल किए हुए हैं। एक 5 kg का ब्लॉक आगे 4 से जा रहा है और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे फटाफट बताओ। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग, हाफ के 0 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, इस समय स्प्रिंग में जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तब क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी, क्या पूरे सिस्टम की वेलोसिटी 0 हो जाएगी? पक्का? तो यहां पे मैं बोलूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। इनिशियल कितनी है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। बताओ यहां से वैल्यू क्या आ रही है? यहां से x की वैल्यू आती है कितनी? 2√2। ये √12 कैसे आ रहा था? बताओ तो सही, क्या किया आप लोगों ने? 0 नहीं लिया था। क्यों?
जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो क्या होगी फिर? अगर जीरो नहीं है तो और आगे जाएगा। कब तक आगे जाएगा? जब तक जीरो नहीं हो जाती। पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर दिया था? जीरो नहीं ली थी तो क्या ली थी मैक्सिमम कंप्रेशन पर? हाँ, मतलब कुछ तो चल रहा होगा ना दिमाग में, बताओ तो सही क्या ली थी मतलब। 10 ले लिया था? क्यों? कुछ भी, कुछ भी लेना है? मजाक चल रहा है क्या अपना लाइक, कि 10 ले ली थी मतलब? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। नहीं होगी, क्योंकि जब टकराएगा तो ये स्प्रिंग इस वॉल से कनेक्टेड है, और ये वॉल इस पे फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? तो एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? चेंज होगी। इसलिए तो देख लो, पहले कितनी थी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी? कितनी थी? 20 नहीं थी, 4 थी यार। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी? 4। और बाद में कितनी हो गई? 0। इन क्वेश्चंस को कराने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे इससे पहले वाला आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने देखा एक्सप्लोजन। क्या देखा? एक्सप्लोजन। मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, ये जो तुम गलतियां करते हो ना इसलिए करते हो क्योंकि आपस में तुम्हें बस बकवास करनी होती है ना। जब मैं एक स्टेटमेंट को 10 बार चिल्ला चिल्ला करके बता रहा होता हूं उन चीजों को तो ध्यान से नहीं सुनते। घटिया क्वेश्चन, बिल्कुल 2 कौड़ी के क्वेश्चन करने में तुमसे गलतियां हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करता हूं अपनी मटर गश्ती में लगे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, काय की फिजिक्स गई तेल लेने, सुनते ही नहीं है। इससे पहले वाला आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। 10 बार एक ही स्टेटमेंट बता दिया फिर भी इनसे ये सवाल नहीं हो रहे कि अगर ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग द कोलिजन, अगर कोई ऐसा फोर्स लगे जो नॉन इंपल्सिव है तो बिफोर और आफ्टर द इवेंट इवन एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में भी आप मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। इतना छोटा सा एक स्टेटमेंट था जो मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं बताने में, मैं यहां पर पिछले 20 मिनट से उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं और उस पर क्वेश्चन दे रहा हूं तो आंसर नहीं आता है। तो पढ़ने आते हो, तमाशा बनाने आते हो यहां पर? मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया सिंपल सा था भाई, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले और बाद हम वाई के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स कौन है? ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी क्या है? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। यहां पर जब कोलिजन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या? इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव? नॉन इंपल्सिव। तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट भी आप मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। खत्म हो गया। और इन क्वेश्चंस को करना ही नहीं होता, मैं क्वेश्चन दे दूं बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर में छाप दिया जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पर। अगर आपको फिजिक्स सीखने में इंटरेस्ट नहीं है और आप अच्छी फिजिक्स पढ़ने में विश्वास नहीं रखते तो आप मत पढ़ा करो यार मेरे बैच में, ठीक है? तुम्हें तो बस वही फिजिक्स में मजा आता है, 4 फॉर्मूले लिखवा दिए जाए, इन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तुम्हें वो वाली फिजिक्स पढ़नी है, नीट वाली फिजिक्स। 4 फॉर्मूले लिख दूं, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4, इस फॉर्मूले से ये सवाल होंगे, इस फॉर्मूले से ये, बस तुम्हें वैसे ही सवाल कराता रहूं पूरी क्लास में, तुम्हें मजा आता रहेगा, थोड़ी अच्छी बातें कर लें, फिजिक्स के टर्म्स में बात कर लें, वो ध्यान ही नहीं देना होता तुमको। तुम्हें मतलब ही नहीं है, मतलब जेई की तैयारी करनी है, क्या करनी है, अपने बस अलग ही मटर गश्ती में लगे रहते हो। अभी मैं थोड़ा सा कुछ ट्रैक से हट करके फालतू की बात करूंगा तो सब एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, हर किसी के मुंह से रिप्लाई निकलने लगेगा, और जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो आंसर नहीं आ रहा है। सुधर जाओ यार, क्या कर रहे हो मतलब है? अगर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन यहाँ तुम्हें दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस मोमेंट पर उसे क्या करना है? सॉल्व करना है। मुझे सॉल्व नहीं करना, तुम्हें करना है। मैं कोई भी क्वेश्चन देने के बाद मैं तुम्हें वक्त देता हूं सॉल्व करने का। दूसरा तरीका और होता है पढ़ाने का, जिसमें मुझे भी आसानी है, तुम्हें भी आसानी होगी, और सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। कौन सा तरीका? कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, उसके नीचे इसका सीधे सॉल्यूशन लिखूंगा, लिखता जाऊंगा, तुम्हें समझाता जाऊंगा, तुमसे पूछता जाऊंगा समझ आ रहा है, तुम बोलोगे हाँ सब समझ आ रहा है। इससे क्या होगा कि वो जो मैं आपको समय देता हूं 2 मिनट 4 मिनट का समय क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अपने इस दिमाग को चलाने के लिए जिसमें जंग लगी हुई है, वो समय सेव होगा, टाइम सेव होगा। तो देखो मैं क्लास टाइम से छोड़ूंगा,
उस गिवन इंटरवल में मैं ज्यादा क्वेश्चंस करा पाऊंगा, लेकिन उससे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, जो कि मैं करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, नुकसान क्या? मैंने तुम्हें सोचने का वक्त ही नहीं दिया, तुम्हें मैंने अपने ब्रेन की स्किल्स को यूज करने का वक्त ही नहीं दिया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मेथड सही है या ये मेथड गलत है? तुम सिर्फ यहां बैठ करके वेट करते हो कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूं और उसका आंसर लिख दूं। मतलब इतनी सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस, मैं किसी भी बैच में कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन इवन इस बैच में मुझे इतनी सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोग आंसर निकालना पसंद ही नहीं करते, दे आर वेटिंग टू राइट डाउन द आंसर। या आंसर छापने के लिए आते हो या क्वेश्चन छापने के लिए आते हो तुम लोग? हाँ, यहां पर अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें उस क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना और आंसर देना है। ये कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे जल्दी आंसर देना है फटाफट। ये क्या चलता है, बैठे हुए हैं, उंगलियां चटका रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किस बात का, कि मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, उसको छाप लेंगे। तमाशा चल रहा है क्या? ऐसे नहीं सीखी जाती यार फिजिक्स। एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है और उसी तरीके से जेई जैसे एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ जाता है, और एक ही स्टैंडर्ड मेथड है। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और मेथड पता है या तुम्हें कोई और मेथड बता भी रहा है तो वो मेथड बिल्कुल गलत है, या वो फिर तुम्हारा एक भ्रम है और कुछ नहीं है। और जो मैं बता रहा हूं ना, दिस इज द राइट वे टू सेलेक्ट विद अ गुड रैंक इन जेई। ठीक है, इसके अलावा चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, चाहे 3D एनिमेशन कितने भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, उनसे जेई में सिलेक्शन नहीं होता, उनसे बस फील आ सकती है। क्या आ सकती है? फील। फील आना और फिजिक्स एनालिटिकली आना और जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होना, ये दोनों आपस में बहुत डिफरेंस रखते हैं, जैसे जमीन आसमान में फर्क है। दुनिया में शायद लोगों को ये बात नहीं पता, लोग सोचते हैं फील आ जाएगी, तो सवाल है फील से क्या हो जाएगा? अगर मुझे तुम्हें फील दिलानी हो तो मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूं, तुम्हें एक फिजिक्स की लैब में ले जाऊं और वहां पे सारे एपरेटस वगैरह सब कुछ रखा हो, और वहां पर एक ऐसे ब्लॉक रखा हो स्प्रिंग से लगा हो, मैं उस ब्लॉक को यूं हिट करूंगा तो मैं वो ब्लॉक जाता हुआ दिखाई देगा, फिर रुकेगा, फिर पीछे आता हुआ दिखाई देगा। कितना मजा आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा? पूरा सब कुछ दिख रहा होगा, है ना? फिर मैं तुमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, क्या देख पा रहे हो, तुम कह रहे हो वाह सर फील आ गई, लेकिन उस फील से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। ये बात दिमाग में बिठा लो, है ना? वो फील बस देखने में और मौज मस्ती करने के लिए ही अच्छी है ना? मैं यहाँ पर अगर प्रोजेक्टर वगैरह लगा करके तो मैं 3D बढ़िया बढ़िया एनिमेशन दिखाने लग जाऊं, आजकल तो वैसे भी बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन आ रहे हैं, और तुम्हें बढ़िया बढ़िया एनिमेशन दिखाए जा रहे हैं 3D में, और तुम्हें फील दिला रहा हूँ, आ रही है फील, तुम भी कहो सर मजा आ गया, सर फील आ गई। क्या करोगे इस फील का? है, जेई के पेपर में फील काम नहीं आएगी। जेई के पेपर में आपका एनालिटिकल अप्रोच ही काम में आएगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज ही काम आएंगी, और वो थिंकिंग कैपेबिलिटीज फील लेने से नहीं आती है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आती है, एक एक छोटे छोटे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनने से आती है। तुम जो अपने सस्ते तरीके पढ़ने के लगाते हो, अपने शॉर्टकट्स मेथड जो तुम अप्लाई करते हो, उनसे अच्छी रैंक नहीं आती है। ये दिमाग में बिठा लो, अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी यही कीड़ा बसा हुआ है तो। ठीक है, हर एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एम्फेसाइज करना। मैं यहां अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो फालतू का स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत वेल डिफाइंड, बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है। तुम्हें यहाँ जो लिखवाया जा रहा है ना, ये बहुत सालों की रिसर्च के बाद सोच समझ के लिखवाया जा रहा है, और हर क्वेश्चन कराने के पीछे बहुत बड़ा मोटो है। ऐसे ही नहीं है बस उठ के आ गए और बस पढ़ाया जा रहा है। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उससे 20 गुना यहाँ खड़ा हुआ इंसान मेहनत कर रहा है। ठीक है, यहां से ऐसे ही रिजल्ट नहीं निकल जाते हैं कि बस कोई भी आया फील दिला दी और रिजल्ट निकल जाएंगे। ठीक है, तो तमीज से पढ़ो, जो तरीका है उसको फॉलो करो। क्लास में जो क्वेश्चन दिया जाए, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुरंत निकालो, और मैं आंसर पूछूं तो आंसर बताओ तुम लोग। आंसर सही या गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्व कर रहे हैं। आधी जनता सॉल्व ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सर लिख तो देंगे, अरे मैं तो सब लिख दूंगा, और मेरे लिखने से क्या होता है, हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल तो है। ऐसी कौन सी किताब है जिसका सॉल्यूशन नहीं है? बता दो तुम, मैं तुम्हें सारी किताबों के पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, और क्या उन सॉल्यूशन को पढ़ के तुम सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। अगर कोई बोलता है कि हो जाओगे, तो नहीं हो पाओगे। मैं बता रहा हूं, लिख के ले जाओ, सिग्नेचर करवा के ले जाना, आज की डेट भी नोट कर लेना, नहीं हो पाओगे।
क्योंकि वो सारे सस्ते तरीके हैं, वो सिर्फ शॉर्टकट्स हैं, वो सिर्फ तुम्हें कंफर्ट फील कराने के तरीके हैं, उन तरीकों से सिलेक्शन नहीं होते। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि तुम्हें कोई भी डाउट आए, फोटो खींचो, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है। आजकल तो इंटरनेट पर तुरंत किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, फोटो खींचो। इवन अब तो वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं भाई, पीडीएफ सॉल्यूशन तो छोड़ दो। क्या लगता है तुम्हें उन सब तरीकों से सिलेक्शंस होते हैं? क्या लगता है तुम्हें? लगता तो यही होगा ना। तुम तो अभी 10वीं पास होकर के आए हो, तुम तो बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखते होगे, तुम तो बहुत हाईली इन्फ्लुएंस होगे, तुम्हारी लाइफ के तो बहुत सारे आइडियल लोग होंगे यूट्यूब पे बैठे होंगे जो तुम्हारा 2 दिन में सिलेक्शन करा देते होंगे, है ना। तुम्हें फील दिला देते होंगे कि 2 दिन में कैसे आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिलने वाली है ना। तुम्हें क्या लगता है ऐसे सिलेक्शंस होते हैं? ये फर्जियापा है। क्या है? फर्जियापा है। ठीक है, कि ये गूगल पे यूं सर्च करके वीडियो सॉल्यूशन देख करके, सॉल्यूशन देख देख करके सीख रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहा तो एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं, सिंसियरली होमवर्क नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बना, क्लास में डिस्कस हुआ छोड़ दिया, घर जाके दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्या है ये? इनसे सिलेक्शंस नहीं होते। मतलब आईआईटी में नहीं सेलेक्ट हो सकते, फिजिक्स सीख सकते हो, हाँ। फिजिक्स सीखना अपने आप में एक अलग चीज है यार। फिजिक्स सीखना, मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स की फील दिलाने थोड़ी आया हूँ, हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहोगे और जो जो इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करोगे तो फील तुम्हें किसी से कम नहीं आएगी, तुम्हें भी जबरदस्त फील आएगी, बिना किसी एनिमेशन के, बिना किसी 3D विजुअलाइजेशन के, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल मार्कर से, बिल्कुल सिंपल डायग्राम बना के फील आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम्स को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे, तब जाकर के हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर अटेंड करते हो, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है कि यहाँ पे वन वे कन्वर्सेशन चलता रहे। ये है एक फिजिक्स की क्लास, और एक फिजिक्स की क्लास मैंने अपने जितने भी सेशन लिए हैं या लेता हूं, मेरे इसके अलावा और भी जो बैचेस चलते हैं, वहां पर बराबर इंटरेक्शन चलता है। क्या चलता है? इंटरेक्शन। मैंने कुछ बताया, उन्होंने बताया कि सर इसमें ये नहीं कर सकते, उनकी बात सुनी, उनको मैंने बताया। लेकिन मैं देखता हूं कि इस बैच में रेयरली इंटरेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वन वे कन्वर्सेशन चलता है। वन वे मतलब मैं बोलता जाता हूं, एक्सेप्ट करते जाते हैं, मैं जब पूछता हूं तो कुछ बताते नहीं है। मतलब क्वेश्चन भी मैं बताता हूं, सॉल्यूशन भी मैं ही बताता हूं, उसके बाद अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिए तो उनके भी सॉल्यूशंस बताता हूं, पूरी थ्योरी भी मैं ही बताता हूं। मतलब यहां पर पूरा का पूरा 100% मैं ही करता हूं। मुझे जेई की प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, मुझे जब करनी थी मैंने कर ली, मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मुझे जो करना था हो चुका है। मुझे एफर्ट नहीं करना है। एफर्ट किसको करना है? तुम्हें करना है। ठीक है, और तुम्हें अगर कोई और तरीकों से लग रहा है कि हम अच्छा कर सकते नहीं है भाई, कितनी बार बोलूं यार, 5-6 महीने हो गए बोलते बोलते। ये जो तरीके हैं यही स्टैंडर्ड हैं और आपको फॉलो करना होगा। हर एक बात को ध्यान से सुना करो, सुनते ही नहीं है, आपस में लगे हुए हैं। मैं कोई स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं कि जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इस ध्यान से सुनो इस बात को, क्या लेना देना। और एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कल जब जेई में आ जाएगा ना 4 नंबर का, और तुम गलत करके आओगे -1, कितने 5 नंबर जाएंगे ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा बेटा 5 नंबरों में ना हजारों रैंकों का उलटफेर हो जाता है। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए ना तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, और जिसके 3-4 सही हो गए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देन यू विल रियलाइज कि वो छोटी छोटी चीजों का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तुम्हें जो अभी लगता है ना ठीक है यार 2 क्वेश्चन ही तो नहीं आते, 4 क्वेश्चन ही तो नहीं आते, छोड़ देते हैं, तुम ऐसे करके कैजुअल एटीट्यूड में छोड़ देते हो ना। तुमने देखा होगा मैं नहीं छोड़ता हूँ कभी। मैं शीट का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मैं चाहूं तो स्किप कर सकता हूं। तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम्हें पता चलेगा क्या कुछ? मैं ही तो बताता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, समय ध्यान से देखो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं स्किप मारना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं कभी स्किप नहीं करता, तुम नोटिस कर लेना। हर एक क्वेश्चन अगर अच्छा क्वेश्चन है, हाँ अगर बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, 90% जनता से हो गया, तो मे भी कभी कभार स्किप कर दूं। अदरवाइज अगर अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं कभी स्किप नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने देखा है ना अपने टीचिंग कैरियर में कि एक एक क्वेश्चन कैसे मिलकर के इंसान की रैंक को आगे बढ़ाते हैं, टॉप 1000 के अंदर एंटर कराते हैं, और एक एक क्वेश्चन गलत होने पे लोग 10,000 के बाहर कैसे चले जाते हैं। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि जिनके 4 क्वेश्चन गलत हुए, जस्ट सिली मिस्टेक्स हुई,
कॉन्सेप्चुअल एरर्स हुए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो भाई एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए है या नहीं मुझे नहीं पता। तो भाई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हर छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर ही कुछ बड़ा मुकाम हासिल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होगा, एक दिन से तुम्हें एकदम से अंदर से फील आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब इंसान मेहनत करता है तो हर कोई स्ट्रगल करता है, चाहे उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी भी आए। जो टॉप करते हैं ना, उन्हें भी वही सब कुछ फेस करना पड़ता है जो तुम फेस कर रहे हो, लेकिन वो गलतियों से सीखते हैं, वो हर दिन अपने अंदर सुधार करते हैं, अपने आप से एक कमिटमेंट करते हैं कि जो गलती मुझसे आज हुई है वो अगली बार ना हो। और जो इंसान अपने आप को हर दिन सुधार रहा है, अपनी गलतियों पर वर्क कर रहा है, निश्चित है वो लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। ठीक है, और जो अपनी गलतियों को बार बार रिपीट कर रहा है, तुम यही तो करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज डिस्कशन हुआ, 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको डाउट होगा या आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन क्वेश्चंस को घर जाकर के समय निकाल करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। लेकिन हम नहीं करते, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। हम वो गलतियां जो आज से 4 महीने पहले करते थे वो आज भी करते हैं, और फिर हम ये एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हमारा एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। हमें करना ही नहीं चाहिए। या तो अपने आप से जो ख्वाहिशें तुमने रखी हुई हैं, अपने पेरेंट्स को जो तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस दे रखी हैं, उनको बंद कर दो। ये तमाशा क्यों बना रखा है, खत्म करो ना। रोज रोज का संघर्ष, रोज क्लास आना, रोज अटेंड करना, कभी होमवर्क करना कभी नहीं करना, जब तुम्हें अपने अंदर सुधार ही नहीं करना, तुम्हें अपनी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं लाना, तो छोड़ दो। और लाना है तो जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। फिर तुम ही हो, याद रखना, तुम ही हो जो आने वाली अपने फैमिली की जनरेशन को और तुम्हारी पुरानी जनरेशन, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन और खुद की जनरेशन, इन तीनों जनरेशन को चेंज कर सकते हो। सिर्फ तुम ही हो। चेंज मतलब जैसे घर जाते हैं ना, लगता ना अरे पापा नया मोबाइल ले लो, 5 साल से चला रहे हो यार। तो पिताजी कहते थे अरे नहीं नहीं बेटा हमें क्या करना है। तुम्हारा भी मन करता होगा कि अरे यार पापा आईफोन 13 आ गया, 13 नहीं यूज कर रहे तुम, लेटेस्ट आया अभी। बोल देते होंगे ऐसे, है ना, अरे यार पापा 10 साल हो गए इसी पे चल रहे हो यार, बाइक नहीं खरीद लो यार, क्या मतलब है ना। बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिताजी बोल देते हैं अरे नहीं ठीक है बेटा, जब तुम हो जाओ ना इस लायक तो तुम कर लेना। और तुम्हारी अगर यही हरकतें रही तो क्या लगता है तुम चेंज कर पाओगे? उनकी लाइफ स्टाइल को तुम चेंज कर पाओगे? जो तुम बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, जो तुम ड्रीम देखते हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और अगर एफर्ट कर लिए पॉजिटिव, तो तुम उनको भी चेंज कर दोगे, उनकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको अपग्रेड कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे। अपना तो करोगे ही करोगे, और तुम्हारे आगे जो भी जनरेशन आएगी, तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन, उसका भी चेंज हो जाएगा सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स करने से। ये बात याद रखना कि तुम ही हो, और तुमने नहीं किया तो जो पेरेंट्स तुम्हारा अभी लाइफ स्टाइल है उनका वैसा ही रहेगा। मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, उनकी लाइफ स्टाइल में तुम ही चेंज ला सकते हो, वो खुद चेंज नहीं ला सकते अब, क्योंकि उनका समय अब निकल चुका है। अब उनके पास वो नहीं होने वाला अपनी लाइफ में, उनके एकदम से सडन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनका वो समय निकल चुका है कि वो अब अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अपडेट कर पाए, अपग्रेड कर पाए, या अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर पाए। वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी वो समय निकल चुका है या वो एज निकल चुकी है, ठीक है। लेकिन तुम कर सकते हो, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जनाब, कि हमें करना है, ये अपने आप से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए, दैट्स ऑल। और कर सकते हो। मैं कोई बड़ी बातें थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो अपनी लाइफ का एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं। आई वाज द फर्स्ट वन, मैं अपने पूरे फैमिली में पिछली 2 से 3 जनरेशन में मैं पहला वो कैंडिडेट था जिसने ग्रेजुएशन करी, मतलब 12th के बाद बीटेक की फ्रॉम आईआईटी। आई वाज द फर्स्ट वन। मतलब मेरी पूरी फैमिली में कोई भी 12वीं पास भी नहीं है जनाब, 12th पास भी नहीं है। जितनों को मैं जानता हूं, अपने चाचा ताऊ जितने भी लोग, दादा वगैरह, कोई भी जो है वो 12th पास भी नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट वन, ठीक है। एफर्ट्स मारे, 10 साल हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ। 2010 में जेई का पेपर दिया था। कब दिया था? 2010 में। आज क्या चल रही है? 2021। 10 से 11 साल हुए हैं। 10 से 11 साल में मैं अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी
बहुत अपग्रेड कर चुका हूं। जब आज 10 साल पहले का सोचता हूं और आज जब देखता हूं लाइफ स्टाइल, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल। और वो सिर्फ मैं ही हूं जिसने ये चेंज किया। अगर मैं नहीं करता तो वो अपने आप से चेंज नहीं ला पाते। उनकी लाइफ स्टाइल आज भी वैसी ही रहती जैसे आज से 10 साल पहले थी। उनकी लाइफ स्टाइल में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता, वो कोई कुछ भी चेंज नहीं करते, वो वैसे ही जी रहे होते जैसे कि पहले जी रहे थे। लेकिन मैंने अपने आप को इस तरीके का बनाया तो वो भी चेंज हो गया। तो भाई खुद ही करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा तुम्हें जो सहारा देगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये जितने भी तुम्हारे रिलेटिव है ना या आस पड़ोस के लोग हैं, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। क्या बोला मैंने? हो नहीं, ना हो। वो तो इस दिन का वेट कर रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। और अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो भाई साहब उनका तो मजे ही मजे है, फिर वो चाहते ही यही है। तुम्हें लगता होगा कि मैंने क्या बोल दिया, ये बहुत कड़वा सच है। तुम्हारे जितने भी बहुत खास पड़ोसी है ना, कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता है क्या होगा, मैं बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। अगले दिन आकर के तुम्हारे पेरेंट्स को वही लोग ज्ञान देंगे कि अरे भाई साहब हमने तो पहले ही बोला था आपसे, कोटा जाकर के कुछ नहीं होता, इतना पैसा आपने कोचिंग में बर्बाद कर दिया, इतने में तो लड़के की बीटेक हो जाती, इतने में तो आप उसको ग्रेजुएशन करा देते, इतना पैसा वेस्ट कर दिया आपने, हम तो पहले ही बोल रहे थे। क्या तुम ये ताने सुनवाना चाहते हो? है? यही होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मेरी भले एज बहुत ज्यादा ना हो, लाइफ को बहुत एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ देख लिया मैंने। ठीक है, यही होगा, ये सत्य है। अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके मुंह बंद। सबको डर किस बात का? यही है कि तुम अगर सेलेक्ट हो गए तो तुम पूरी लाइफ स्टाइल क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे, अपग्रेड कर दोगे। और जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो दूसरे इंसान को अच्छा थोड़ी ना लगता है, तो वो तुम ही हो, देख लो आराम से। ठीक है, और तुम सेलेक्ट हो गए और तुमने लाइफ में अगर बहुत पॉजिटिव रहे और आगे बहुत मेहनत करी, सेलेक्ट या ना सेलेक्ट होना तो दूर की बात है, अगर तुम ईमानदार रहे लाइफ में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में हम ऑनेस्ट हैं या नहीं है, दैट्स ऑल। अगर तुम ऑनेस्ट रहे लाइफ में, ईमानदारी से मेहनत करते रहे, तो एक दिन वो भी आएगा। जैसे अभी होता है ना, कहीं फंक्शन वगैरह में जाते हो, कहीं शादी वगैरह में या किसी की पार्टी वगैरह में, तो लोग कहते हैं कि ये इनका लड़का है, ये इनकी बेटी है, ऐसे बुलाते हैं ना। तो वो दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी वजह से जानेंगे। इस तरीके से आएगा कि अरे इनको जानते हो, ये जो है ना पिताजी, ये उसी लड़के के हैं, ये वो लड़का देखा ना आपने, इस तरीके से। ये वो दिन भी आएगा कि आपके पेरेंट्स को लोग रिकॉग्नाइज सिर्फ आपकी सक्सेस की वजह से करेंगे, आपकी वजह से करेंगे। ठीक है, आज मैं जबरदस्त एफर्ट मारता हूं, मेरे पेरेंट्स कभी भी किसी भी फंक्शन में जाते हैं, मेरी माँ किसी भी फंक्शन में जाती है, लोग आज आकर के उनसे खुद मिलने आते हैं। जो लोग 10 साल पहले बात करना भी पसंद नहीं किया करते थे, देखकर ही इग्नोर करते थे, देख के ही गली काट के निकल लेते थे, आज वो लोग खुद मिलने तक चले आते हैं और खुद ऐसे बात करते हैं जैसे कि पता नहीं कितने खास हैं। यही तो समय का परिवर्तन है, यही तो क्या है, समय का परिवर्तन है। आज हर वो इंसान जो मुझसे मिलता है ऐसा लगता है कि मेरा पता नहीं कितना खास है। आज जब मैं अपने शहर में जाता हूँ, किसी फंक्शन में जाने का कभी मौका मिलता है, तो उस फंक्शन में जितने भी लोग होते हैं ऐसा लगता है कि सब मेरे कितने चाहने वाले हैं। मुझसे आकर के ऐसे बात करते हैं कि अरे भाई, अरे बेटा पहचाने नहीं तुमने। मन में तो अरे बेटा हम चाचा है तुम्हारे। अच्छा ये कब हुआ? बचपन में खिलाया था। मैंने कहा अच्छा, 10 साल बाद एकदम से कैसे? लोग अपने आप आपके साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेशंस निकालते हैं, लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जीवन में सब कुछ चेंज होने लग जाता है। सब गेम ही इसका ही है। अगर आप मेहनत करते हैं, लाइफ में आगे जाते हैं, तो लोग डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और आपसे मिलते हैं। और मैं तो पता नहीं कितने लोगों को जानता हूं, लोग मुझे बस नाम सुना है, आस पड़ोस में कहीं रहते होंगे, उस शहर में रहते होंगे, आस पड़ोस ओ अपना भांजा है, कोई दिक्कत हो कोटा जाओ बात करा देना। ऐसे मतलब कभी मेरी बात तक नहीं हुई, मेरी कभी बात तक नहीं हुई, मैं जानता भी नहीं, मैंने लाइफ में कभी देखा भी नहीं होगा शायद, लेकिन लोग इस तरीके की रेफरेंस देते हैं, अरे अपना ही है, कोई दिक्कत आए तो बता देना। लोग यहाँ पे आकर के मिलते हैं, अरे हमने उनने भेजा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव, अच्छा अच्छा उन्होंने भेजा, अच्छा बताइए बताइए।
तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि जब लाइफ में आप सक्सेसफुल होने लग जाते हो तो ये पूरी कायनात आपकी तरफ मुड़ने लग जाती है और हर कोई आपको और आपके पेरेंट्स को इज्जत देने लगता है, और नहीं पढ़ते हो तो कहानी सब पलट जाती है। तो अगर तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में तुम्हें चेंज करना है या नहीं करना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हो सकता है तुम इसी जीवन से खुश हो, बस सर बहुत है, जीवन में कुछ और चाहिए ही नहीं। हो सकता है बस सर लाइफ में ज्यादा अपने को तमन्नाएं नहीं है, बस जो है सो है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जो जो हो जैसे हो वैसे ही रहना, इससे भी नीचे चले जाना, हेला लगा लेना तुम, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो यार, है ना? उनकी वजह से ही तुम कोटा हो कि अपनी वजह से हो? उन्हीं की वजह से हो, है ना? आप पे जितना भी खर्च किया जा रहा है, इस इतने बड़े इंस्टीट्यूट की जो फी पे की गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, तो उनके पैसे पे पल रहे हो यार। तुमने अपने दम पे थोड़ा ना कुछ कर लिया है, ठीक है? और याद रखना एक बात को, जीवन के जितने भी शौक है, शौक तो शौक है ना, चाहे अच्छा या बुरा, जितने भी शौक तुम्हारे हैं वो सारे शौक सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से ही पूरे करना। माँ बाप के पैसे से तो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करो। क्या पूरी करो? जरूरतें, जितनी जरूरतें हैं, जितनी नीड है, सफिशिएंट, बस उतना। उससे एक एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च मत करो, क्योंकि तुम्हारा हक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सर? बेटा नहीं हूं क्या मैं? बेटी नहीं भाई, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया यार, तुम ऐसे कैसे उड़ा सकते हो? एक मेहनत का पैसा, ईमानदारी से कमाया गया पैसा गलत जगह नहीं लगना चाहिए भाई। ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है, और ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ उतना ही लो, उतना ही खर्च करो जितनी तुम्हारी क्या है, नीड है। और जितने भी तुम्हारे शौक है ना फालतू के, सब करना, लेकिन अभी नहीं, जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओ। मैं करता हूं ना, मैं पूछता भी नहीं हूं ना, पिताजी मुझसे पूछते, पता है ऐसा ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पढ़ा करता था, जब पढ़ा करता था, तो यू कांट बिलीव, मैंने कभी भी फालतू का एक भी खर्चा नहीं किया। व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब जब रुड़की में था, तो उस समय स्मार्टफोन्स का एक नया ट्रेंड आया था। क्या आया था? ट्रेंड, है ना, ये सैमसंग वगैरह के नए स्मार्टफोन। मैंने 4 साल पढ़ाई करी, मैंने कभी पिताजी से स्मार्टफोन तक नहीं मांगा, ठीक है? लगभग मेरे सारे फ्रेंड्स के पास स्मार्टफोन था, मेरे पास नहीं था। मेरे पास एक बहुत छोटा सा फोन था मोटोरोला का, जो कि एक स्प्लेंडर के साथ उस समय फ्री मिलता था बहुत मोटा सा था कि मतलब दीवार में मारो तो दीवार टूट जाए लेकिन फोन ना टूटे, है ना? और उसमें ऐसा था कि मतलब अगर लाइट जलेगी तो आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी तो लाइट नहीं जलेगी। एक सिंपल सा उसमें सांप वाला गेम हुआ करता था, ठीक है? और इतने ऐसे ऐसे बटन की वन को दबाना है तो यूं 4 बार पेन से प्रेस करोगे तब जाके दबेगा, ठीक है? मुझे पता था कि अगर मैं पिताजी से मांग लेता तो मुझे मिल जाता, मैं अगर मांग लेता तो वो मना नहीं करते, चाहे उन पे कमी हो ना हो, लेकिन वो ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प मी, कि हाँ बेटा बताओ कोई दिक्कत है तो। लेकिन मैंने नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बिना भी मेरा जीवन चल सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और अब पूछने की जरूरत पड़ती नहीं है, अब कोई मतलब नहीं, जो मन है वो मैं करता हूँ, जो मन है वो उनको ही पता है। शुरू से पता था जिद्दी तो है ये, ठीक है, जो है इसका मन वही करेगा। और अब डर भी नहीं लगता, क्योंकि अपने दम पे करते हैं। किसके दम पे करते हैं? अपने दम पे। सोचना भी नहीं पड़ता, पहले सोचना पड़ता था। तो वही है भाई, ये जो जीवन है ना, इस जीवन को पलटने में समय नहीं लगता। जब इंसान का सही वक्त आता है ना, तो जीवन बहुत तेजी से पलट जाता है। तो हवाओं का रुख पलट जाता है चट्टानों से, तो ये जीवन तो क्या है, ठीक है? लेकिन वही है, ये जीवन तभी पलटेगा जब तुम पलटना चाहोगे। कुछ नहीं है, बस 5-6 साल की मेहनत है, ठीक है? इसमें 2 साल यहाँ मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत कॉलेज में करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपकी मेहनत थोड़ी अलग तरीके की होगी। मेहनत तो हर बार करना, सर आप कर तो रहे हो, सर आप क्या कह रहे हो कि 5 आप तो आज भी मेहनत करते हो। ये मेहनत और प्रिपरेशन के दौरान वाली मेहनत में बहुत फर्क होता है, ठीक है? इस समय की मेहनत अलग तरीके की है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो एक अलग तरीके की है। आई लव दिस, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त को। मुझसे तुम पूरी रात क्लास लिखवा लो, मैं ले लूंगा, मैं थकने वाला नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। तुम ये कहोगे ना 12 घंटे चलेगी नॉन स्टॉप, मैं नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ 12 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर। क्यों सर, क्या थकोगे नहीं? अबे थक भी जाएंगे तो दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत है ना। और जब इंसान को किसी चीज से मोहब्बत होती है ना, तो वो ना समय की परवाह करता है, ना इस बात की परवाह करता है
कि कितना समय हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो मुझे आज कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी मजबूरी है क्या ये सब करना? कोई मेरी मजबूरी है ना, कोई नहीं। मेरा अभी इतना ऑरा क्रिएट हो चुका है कि अब मैं कुछ भी करना बंद कर दूंगा ना तो मेरी जीवन के 15 साल निकल जाएंगे। कितने साल? 15 साल बिना कुछ किए। इतना बना चुका हूं, अपना क्रिएट कर चुका हूं ऑरा कि अगले 15 साल मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बस बैठा रहा ना तो भी मेरे 15 साल बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। वो बोलते ना बस आपकी कृपा से बस चला जा रहा है। वो एक इतना मोमेंटम आ गया है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है कि आगे तो ट्रक ऐसे ही चला जाएगा। अगले 15 साल बाद हो सकता है फिर सोचना पड़े कि हाँ भाई क्या करना है। तो सर फिर क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हो? आराम करो ना, चिल मारो कहीं गोवा वोवा में जाकर के। ठीक है, बस वही बात है, कोई मजबूरी थोड़ी है। जब इंसान, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट है वो करता है तो उसको कोई दर्द फील नहीं होता। तो मुझसे कितनी भी क्लास नॉन स्टॉप ऐसे ऐसे, जैसे अभी 5 6 6 7 7, मतलब सुबह के 6:30 बजे जब तुम सो रहे होते हो, 6:30 बजे जब तुम सो रहे होते हो, तब मैं उस समय अपना पहला बैच ले रहा होता हूँ। सुबह 6:30 बजे लीडर की क्लास क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी तो नींद भी नहीं खुलती होगी, है ना? तब मैं शुरू होता हूँ और तुम्हें पता अपनी 1.5 घंटे की क्लास 1.5 की तो होती नहीं है। ठीक है, आधा 15 मिनट इधर 15 मिनट इधर। अब इसके बाद भी क्लास है, अभी जस्ट निकलना है। ठीक है, और तब से नॉन स्टॉप रात के 8 बजे तक लेता हूँ। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक मिलता है लंच वंच के लिए, रात के 8 बजे तक। और यू कांट बिलीव, मुझे कभी फील भी नहीं होता कि यार थक गया। कभी आकर के बोलता हूँ यार थोड़ा सा जगह दो, मुझे बिठा लो, थक गया हूँ यार। हा? हा? कभी बोलता हूँ इस तरीके से? हाँ यार आज बहुत थका हुआ हूँ, देखो शांत रहना, आज देखो मेरी थोड़ी एनर्जी कम रहेगी, आखिरी क्लास। कभी ऐसा बोला आज तक तुमने? देखा किसी क्लास में ऐसा रहा हो कि अरे यार कि सर बिल्कुल मरे हुए हैं, देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है? क्या कभी ऐसा देखा? कभी कभी नहीं देखोगे। ठीक है, ट्रस्ट मी, नेवर। तुम कभी नहीं देखोगे, चाहे आखिरी क्लास हो, चाहे आखिरी सांस ही चल रही हो, एनर्जी यही रहेगी, बिंदास, है ना? क्योंकि फील होता नहीं। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि फील करने की कभी कोशिश करी नहीं। अगर फील करने लग जाऊं तो अभी फील होने लग जाएगा। ये जो है ना, ये सब घुटने से नीचे ये सब शांत हो जाते हैं। शांत होने का मतलब बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। अभी तुम उसमें पिन भी करोगे ना तो भी दर्द नहीं होगा। होता ना सो जाते हैं, बोलते ना सो जाता है, जैसे पैर सो गया तो होता है ना पैर सो गया उसको नोचो। बिल्कुल वो हाल हो जाता है ना, कि अगर उसके बाद काट भी देना कोई रख के तो भी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा जब कट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करो भाई, एफर्ट्स करो भाई, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होमवर्क लिखना जरा, वो देना मुझे रेस, 1 मिनट रेस देना। रेस नंबर 49 कंप्लीट। रेस नंबर 49 कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन छोड़ना है, शायद वो क्वेश्चन 4 है, देखना वो 2 ब्लॉक वाला कौन सा है। रेस नंबर 49 कंप्लीट करना है। ठीक है, पेपर हुआ था अभी आपका एसीटी, याद है? उसका डिस्कशन बचा हुआ, देना 1 मिनट। थर्ड नहीं, फोर्थ। फोर्थ को छोड़ के सारे कर लेना। और 48 में अभी एक क्वेश्चन छुड़वाया था ना, ठीक है, उसको, हाँ अभी मत, उसको मत करना, छोड़ो। हाँ ये बोल रहा था, एसीटी जो हुआ था, क्या हुआ था? एसीटी, उसका जेई एडवांस का पेपर। कौन सा पेपर? जेई एडवांस का पेपर। ये कल डिस्कस होगा। क्या होगा? कल डिस्कस। बस इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एससी भी देना, लाओ एससी भी ले लो। नहीं चलो कल दूंगा, कल एक साथ दूंगा। क्या इतना हो पाएगा? इतना कर लेना। और सेंटर ऑफ मास में अगर कोई भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर कुछ बचा हुआ है बैकलॉग, तो उसे क्या कर लेना, कवर कर लेना। चलो भाई, और भाई ऑनलाइन सब बढ़िया?